गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बच्चों, फंगाई के बारे में हम समझ रहे थे और कल की क्लास में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई पढ़ेंगे और फंगाई के कौन कौन से डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो हम समझेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। तो फंगाई का जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, तो इस क्लासिफिकेशन के अंदर हम फंगाई को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो 4 ग्रुप्स या 4 क्लासेस कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है फाइकोमाइसीट। क्या है ये? फाइकोमाइसीट। इन्हें एल्गल फंगाई भी कहते हैं। सेकंड है एस्कोमाइसीट। एस्कोमाइसीट। थर्ड है बेसिडियोमाइसीट। एंड फोर्थ है ड्यूटेरोमाइसीट। ओके बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई में आप ध्यान से सुनना। जो फंगल ग्रुप हैं उनको 4 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है, 4 क्लासेस के अंदर। फर्स्ट फाइकोमाइसीट, इन्हें एल्गल फंगाई भी कहते हैं। सेकंड, अपेक्षा ने जस्ट अभी ज्वाइन किया है तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई में फंगाई के 4 ग्रुप्स हैं, फाइकोमाइसीट, एस्कोमाइसीट, बेसिडियोमाइसीट एंड ड्यूटेरोमाइसीट। ओके बच्चों, फिर से रिपीट कर रहा हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई में 4 ग्रुप्स हैं, 4 क्लासेस हैं, फाइकोमाइसीट, एस्कोमाइसीट, बेसिडियोमाइसीट एंड ड्यूटेरोमाइसीट। अंडरस्टूड? अब इन चारों को अपन अलग अलग पढ़ेंगे फंगाई के क्लासिफिकेशन में। बच्चों, जो फर्स्ट ग्रुप है वो है फाइकोमाइसीट। तो इनको अभी रिसेंटली या लेटेस्ट अगर बात करें हम तो 2 ग्रुप बना लिए इसके भी, 2 क्लासेस बना लिए इनकी भी। एक तो है oomaicete। कौन सी है? एक तो है oomaicete और एक है बी, इसका है जाइगोमाइसीट। जाइगोमाइसीट। लगभग दोनों के कैरेक्टर्स भी सेम हैं। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। जो फर्स्ट ग्रुप है फाइकोमाइसीट है, इन्हें एल्गल फंगाई कहते हैं और इनको भी अभी अगर लेटेस्ट हम पढ़े तो 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, oomaicete एंड जाइगोमाइसीट। तो ये जो फंगाई हैं, ये इनकी जो स्ट्रक्चर है वो माइसीलियल होती है। इनके जो हाइफी होते हैं वो एसेप्टेट होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। एसेप्टेट होने के कारण से वो मल्टी न्यूक्लिएट हो जाता है। ओके, इसके अलावा ये टेरेस्ट्रियल कंडीशन में, एक्वेटिक कंडीशन में कहीं भी ग्रो कर सकते हैं। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम oomaicete की बात कर रहे हैं। इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इनमें बच्चों जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ओ स्पोर्स के द्वारा एंड जू स्पोर्स के द्वारा। ठीक है, मतलब नॉन मोटाइल स्पोर्स भी पाए जाते हैं और मोटाइल स्पोर्स भी पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इनमें मोटाइल स्पोर्स भी पाए जाते हैं जिन्हें हम जू स्पोर्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा। इसके अलावा इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये गैमीटेंजियल कांटेक्ट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? गैमीटेंजियल कांटेक्ट के द्वारा होता है। और 2 नॉन मोटाइल सॉरी इनमें 2 गैमेट्स का फ्यूजन होता है। एक मोटाइल गैमेट जो मेल गैमेट होता है उसका फ्यूजन नॉन मोटाइल गैमेट से होता है। इससे ओ स्पोर का फॉर्मेशन होता है और उसमें जब मियोसिस होता है तो उससे नए फंगाई ग्रो कर जाते हैं। ओके बच्चों, इनके अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं
तो इनके एग्जाम्पल हैं, एक तो है फाइटोफथोरा, ठीक है, इनके एग्जाम्पल हैं फाइटोफथोरा। सेकंड है एल्ब्यूगो, एल्बुगो, ठीक है बच्चों, एल्बुगो इनका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट लेते हैं पाइथियम, ये इनके एग्जाम्पल हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम लेते हैं जाइगोमाइसीट्स। जाइगो अगर माइसीट्स की मैं बात करूं तो ये भी लगभग वैसे ही है जैसे माइसीट्स के फंगाई हैं। ये भी एसेप्टेट हैं, माइसीलियल हैं, कोएनोसाइटिक हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस की कंडीशन को हम कोएनोसाइटिक कहते हैं। और ये भी जहाँ इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है वहाँ ये ग्रो कर जाते हैं। और इनमें क्या होता है कि दो नॉन मोटाइल गैमेट्स का जब फ्यूजन होता है, अच्छा हाँ, इनमें अगर मैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो इनमें ओ स्पोर्ट्स के द्वारा, सॉरी, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो स्पोर्ट्स के द्वारा, स्पोरेंजियो स्पोर्ट्स के द्वारा इनमें रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है। अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो इनमें गैमेटेंजियल कांटेक्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गैमेटेंजियल कांटेक्ट पाया जाता है, और जिसे हम कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। और इनके जो गैमेट्स हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, कई बार मल्टी न्यूक्लिएट भी होते हैं। और नॉन मोटाइल जो गैमेट्स हैं उनके फ्यूजन से बनता है जाइगोस्पोर। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना डिफरेंस क्या है, ओ स्पोर एंड जाइगोस्पोर में क्या डिफरेंस है कि ओ स्पोर जब दो ऐसे गैमेट्स जो कि जिसमें एक मोटाइल है और एक नॉन मोटाइल है उनके फ्यूजन होने पर बनता है, जबकि जाइगोस्पोर दो नॉन मोटाइल गैमेट्स के फ्यूजन से बनता है। ठीक है, और इस तरीके से इनमें जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। और जो जाइगोस्पोर हैं मियोसिस करके नए स्पोर बनाते हैं और नए फंगाई के अंदर डेवलप हो जाते हैं। बच्चों इनके एग्जाम्पल हैं पाइलोबोलस एंड राइजोपस एंड म्यूकस। इनके एग्जाम्पल हैं पाइलोबोलस, पाइलोबोलस कोमा राइजोपस कोमा म्यूकस। ठीक है बच्चों, सिंपल से कैरेक्टर हैं और ज्यादा स्ट्रेस भी ना लें, बस एक 2 से 3 बार इसको रिवीजन करें, रिवाइज करें, तो नेचुरली फंगाई का टॉपिक भी इजी रहेगा आपके लिए। मैं यहाँ पर राइजोपस का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। और एक 11th क्लास में आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि अपने प्रीटर्म एग्जाम है और मैंने फर्स्ट 2 चैप्टर दिए हैं, सेकंड चैप्टर जितना भी होता है जहां तक है ये 2 या 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको इन पहले वाले 2 चैप्टर में कहीं कोई प्रॉब्लम अगर आ रही हो, कहीं कोई दिक्कत हो लर्निंग में, तो आप मुझे आज या कल तक व्हाट्सएप मैसेज करके सेंड कर दें, तो उन टॉपिक को मैं आगे की 2-3 दिन की जो क्लासेज है उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ राइजोपस के लिए।
बच्चों ये राइजोपस का स्केच है और ये स्पोरेंजियम है, इनके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और ठीक है, और ये जो पार्ट है इसे हम कॉल्यूमेला कहते हैं, कॉल्यूमेला पार्ट कहते हैं। ये जो है स्पोरेंजियोफोर है, जिन पर स्पोरेंजिया बनती है जिनकी टिप के ऊपर, तो ये स्पोरेंजियोफोर है। ठीक है, और ये दो जो राइजोपस को कनेक्ट करता है इसे हम स्टोलोनिफर कहते हैं। ठीक है, जो बीच के अंदर पार्ट है इसे हम स्टोलोनिफर या स्टोलन भी कह सकते हैं। तो बच्चों ये डायग्राम है राइजोपस का, ये स्पोरेंजियम, ये पार्ट कॉल्यूमेला, स्पोरेंजियम में स्पोर बनता है, ये स्पोरेंजियोफोर है, और दो राइजोपस को कनेक्ट करने वाली ये जो पार्ट है इसे आप स्टोलन कह दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए ओके बच्चों, तो ये फाइकोमाइसीट्स का पार्ट था। नेक्स्ट लेते हैं एस्कोमाइसीट्स। सेकंड जो पार्ट है वो है एस्को, जो सेकंड क्लास है वो है एस्कोमाइसीट्स। एस्कोमाइसीट्स, ठीक है, और इन्हें हम सेक फंगाई भी कहते हैं क्योंकि इनमें सेक लाइक स्ट्रक्चर बनती है। बच्चों जो एस्कोमाइसीट्स हैं ये सेकंड ग्रुप है, सेकंड क्लास है फंगाई फंगस के क्लासिफिकेशन के बारे में। और ये जो फंगाई हैं ये सॉइल के अंदर डेड एंड डिकॉइंग ऑर्गेनिक मैटर, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर जहाँ भी इन्हें न्यूट्रिशन मिलता है वहाँ ये ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बच्चों, वो कॉनिडिया फॉर्मेशन के द्वारा इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और इनमें जो स्ट्रक्चर है इनकी इनकी जो स्ट्रक्चर है, इनमें जो हाइफी है, जो माइसीलियम है, वो सेप्टेट होते हैं, सेप्टेट होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन सेप्टेट होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉनिडिया फॉर्मेशन या स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा पॉसिबल होता है। अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो इनके अंदर दो हाइफी या दो स्पोर आपस में फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होके जिसे हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी कहते हैं। लेकिन जो इंटरफेज है, जो डाइकैरियोफेज है, वो थोड़ी सी लंबी पाई जाती है इनके अंदर। तो इनमें डाइकैरियोफेज पाई जाती है। फिर धीरे धीरे इनमें क्या होता है कि जो दोनों न्यूक्लियस है डाइकैरियोटिक सेल्स के, उनका फ्यूजन होता है और डिप्लॉइड सेल बन जाती है। और उससे क्या है कि डिप्लॉइड सेल से बच्चों एक स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम एस्कस कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्कस कहते हैं। और अगर कई सारी हैं तो इनके प्लूरल को एसआई कहते हैं। ठीक है, एस्कस एंड एसआई, एस्कस एंड एसआई। एसआई प्लूरल टर्म है, एस्कस सिंगुलर टर्म है। तो प्लूरल को एसआई कहते हैं। तो ये जो सेक लाइक स्ट्रक्चर बनती है एस्कस, इनके अंदर फिर डिवीजन होते हैं, मतलब जो डाइकैरियोटिक सेल है जिसके अंदर फिर न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाता है, तो जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस है उसके अंदर बार बार डिवीजन होते हैं और कई सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो उस एस्कस नाम के स्ट्रक्चर में स्पोर बन जाते हैं जिन्हें हम स्पोर कहते हैं। तो 4 से लेकर 8 तक एस्कोस्पोर्स बनते हैं। और जो एसआई है जिन फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर पाई जाती है, एसआई जिन फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर पाई जाती है उन्हें एस्कोकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्कोकार्प कहते हैं। यहाँ पर बच्चों मैं एस्कस का डायग्राम बना देता हूँ।
हम्म। बच्चों ध्यान से देखिए, ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है इसे सिंगल को हम एस्कस कहते हैं, और इनका प्लूरल अगर है तो फिर एसआई। और ये जो अंदर स्पोर नजर आ रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि इस स्ट्रक्चर के अंदर 4 से लेकर 8 तक हैप्लॉइड एस्को स्पोर्स बन सकते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, एस्को स्पोर्स कहते हैं। तो इनके जर्मिनेशन से नए हाइफी या नए माइक्रोलियम डेवलप होते हैं। ओके बच्चों। बच्चों जो एस्कोमाइसिट्स है, इसमें यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर तक सभी प्रकार के फंगाई पाए जाते हैं। अगर मैं यूनिसेलुलर की बात करूं तो यीस्ट इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और इसके अलावा मल्टी सेलुलर में एस्परजिलस है, पेनिसिलियम है, न्यूरोस्पोरा है। तो ये काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं। ओके बच्चों। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एस्कस का स्ट्रक्चर है। और जिन फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर एस्कस पाए जाते हैं उन्हें हम एस्कोकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्कोकार्प। ठीक है बच्चों। चलिए, अब बच्चों मैं कुछ एक एग्जांपल दे देता हूं, फिर मैं यीस्ट का डायग्राम बनाऊंगा, एक एस्परजिलस का भी डायग्राम बनाएंगे और एक पेनिसिलियम का भी स्केच ड्रॉ करेंगे। चलिए। हम्म। इनके बच्चों एग्जांपल की मैं अगर बात करूं तो फर्स्ट एग्जांपल है यीस्ट, सेकंड एग्जांपल है एस्परजिलस, थर्ड है पेनिसिलियम, ठीक है। पेनिसिलियम के बाद में न्यूरोस्पोरा, फिर है मोरल, एंड ट्रफल। ठीक है बच्चों। तो ये इनके एग्जाम्पल हैं। अब फटाफट से, अच्छा एग्जाम्पल से आप समझ तो गए होंगे कि जो फंगाई है उनके कई सारे फंक्शंस हैं। जैसे कि ईस्ट की अगर बात करो तो ये बेकरी में, बेकरी इंडस्ट्री में काम आते हैं फर्मेंटेशन के लिए। ठीक है। और इसके अलावा जो वाइन इंडस्ट्री है वहां पर भी ये फर्मेंटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यानी कि इंडस्ट्रियल लेवल पर ये काम आता है। इसके अलावा पेनिसिलियम वगैरह है, ये एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में, कई सारे फंगाई एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में। कुछ फंगाई ऐसे हैं जो कि स्टडीज में, बायोकेमिकल जो स्टडीज हैं उनमें हेल्प करते हैं, जेनेटिक स्टडीज में हेल्प करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं यीस्ट की एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके अंदर डिफरेंट सेलुलर ऑर्गेनेल भी ड्रॉ करेंगे।
ये बच्चों यीस्ट की स्ट्रक्चर है, डिटेल स्ट्रक्चर है। ये गोल्जी बॉडीज हैं, गोल्जी बॉडीज, ठीक है। ये सेल वॉल, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये बच्चों रफ ईआर है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। वैसे बच्चों 9th के अंदर आपके सेल का चैप्टर है, चैप्टर 8, वो पूरा डिटेल में है। तो सेल की पूरी जो डिटेल है वो वहां समझ जाएंगे आप, है ना। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये न्यूक्लियोलस है, ठीक है। और ये स्मूथ ईआर है, ये स्मूथ ईआर है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना। ये स्मूथ ईआर है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये एटीएस राइबोसोम्स है। ठीक है बच्चों, तो ये यीस्ट की स्ट्रक्चर है। ये क्या है? यीस्ट की स्ट्रक्चर है। ओके, आप देख लें एक बार इस डायग्राम को। फिर अब मैं दो स्ट्रक्चर और बनाऊंगा, एक तो एस्परजिलस की और एक पेनिसिलियम की। चलें स्टार्ट करें बच्चों। एस्परजिलस की जो स्ट्रक्चर है, चलिए। ये बच्चों डायग्राम है एस्परजिलस का, ठीक है। और यहाँ जो ये चेन में स्पोर बन रहे हैं, इनको कहेंगे कॉनिडिया। क्या कहेंगे? कॉनिडिया कहेंगे। और ये है कॉनिडियोफोर। ये क्या है? कॉनिडियोफोर। ओके, ये डायग्राम है एस्परजिलस का। और ज्यादा नहीं बनाएंगे इसको, टाइम कम बच रहा है, इसलिए फटाफट से सिर्फ एक हाइफी और उसके ऊपर बनने वाले स्पोर्स का मैंने बना दिया है डायग्राम। ठीक है बच्चों, तो ये कॉनिडिया बन रहे हैं, ये कॉनिडियोफोर है, और ये जो यहाँ सेल है इसे फुट सेल कहते हैं। तो ये डायग्राम है एस्परजिलस का।
एक और जल्दी से एक और डायग्राम बना लेते हैं पेनिसिलियम का। बच्चों ये डायग्राम देखिए जल्दी से, ये पेनिसिलियम का डायग्राम है और ये जो पार्ट है इन्हें स्फेरिक मेटा कहते हैं और इनके ऊपर ये स्पोर्स से फॉर्मेशन हो रहा है जिन्हें हम कॉनिडिया कहते हैं और इनके डिटैच होके जर्मिनेट होने पर नए फंगाई ग्रो हो जाते हैं। ओके बच्चों, तो ये था पेनिसिलियम का पार्ट। पेनिसिलियम के बारे में आपने सुना ही है, तो इंडस्ट्रियल लेवल पर एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में इनको यूज किया जाता है। इसके अलावा एक और बच्चों यहाँ पर मैं कंपटीशन का क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। न्यूरोस्पोरा, ध्यान से सुने आप, न्यूरोस्पोरा। दो साइंटिस्ट थे, बीडल एंड टैटम। बीडल एंड टैटम ने जेनेटिक स्टडी करी और उन्होंने बताया कि जो एक जीन है वो एक एंजाइम को कंट्रोल करता है, उसके रिलीज को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो वन जीन वन एंजाइम थ्योरी किसने दी? बीडल एंड टैटम ने दी। और कौन से फंगस पर उन्होंने वर्क किया? न्यूरोस्पोरा के ऊपर। किसके ऊपर फंक्शन किया बच्चों उन्होंने वर्क? अपना जो एक्सपेरिमेंटल वर्क है वो न्यूरोस्पोरा फंगस के ऊपर किया। साइंटिस्ट का नेम था बीडल एंड टैटम। बीडल एंड टेटम, BEADLE, बीडल एंड टैटम, TATUM। और उन्होंने कौन सी थ्योरी दी? वन जीन वन एंजाइम थ्योरी दी। ये नीट के अंदर क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो 11th क्लास आज इतना ही। रिमेनिंग पार्ट अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो आप व्हाट्सअप करना मेरे को, और कोई टॉपिक एक्सप्लेन करना हो तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके।